नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा आपका माने आपका पर्सनल मुद्दा भी हम जो है अपनी चर्चा में लेते हैं। उसी मद्देनजर एक हमारे पास एक कल एक व्हाट्सअप आया है जिस जो है कि पनवेल से बीजू आनंद का। उनका सर कहना है कि जब मुंबई में पहले रहते थे, मुंबई से अभी शिफ्ट हो गए पनवेल में, और पनवेल से उनको मुंबई आने जाने के लिए वो फर्स्ट क्लास का पास निकाले हैं, फर्स्ट क्लास ट्रेन में ट्रेवल करते हैं। लेकिन उनकी शिकायत ये है कि रेल प्रशासन जो है फर्स्ट क्लास के डिब्बे में कोई कार्रवाई नहीं करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बिना टिकट वाले और सेकेंड क्लास वाले जो है पूरे फर्स्ट क्लास में भर जाते हैं, और जो फर्स्ट क्लास लीगल जो पास निकाले, जो टिकट निकाले हैं, उनको जगह नहीं मिलता, उनको सफ़र करना पड़ता है। यानी सेकेंड क्लास से भी बदतर हालत फर्स्ट क्लास की है, ऐसा उनका कहना है। अगर टीसी और रेलवे की तरफ से अगर लगातार कार्रवाई होती रहे तो कम से कम सेकेंड क्लास वाले जो है फर्स्ट क्लास में नहीं जाएंगे और वहाँ पर उनको अच्छी सुविधा मिल सके। आखिर में फर्स्ट क्लास का टिकट लोग इसलिए निकालते हैं ताकि अच्छे लोगों के साथ सफ़र हो सके, भीड़ कम हो और सुविधाएं मिले। लेकिन जब फर्स्ट क्लास का जो हालत जो है सेकंड क्लास से ही बदतर हो जाए तो इतना पैसा प्रशासन रेल प्रशासन को देंगे मतलब नहीं है। तो हमारा रिक्वेस्ट है, रेल प्रशासन से भी हम ध्यान देने की बात कहेंगे। पिछले दिनों सर एसी जो लोकल है उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई किए थे। एक एक दिन में 3-4 हजार लोग पकड़े गए बिना टिकट का। मतलब एसी ट्रेन में जा रहे हैं सब बिना टिकट का, सेकंड क्लास का टिकट लेके 10-10, 15-15 रुपए का टिकट लेके एसी में जा रहे हैं, जिसका टिकट का दाम सर 100 रुपया 90 रुपया है, और धड़ल्ले से प्रवास कर रहे हैं। और मैंने भी एक बार सफ़र किया, मैंने यहाँ से सीएसटी गया था, सीएसटी थाना आ रहा था, तो परेल में सर रेलवे कर्मचारी जो होते हैं वो आगे भर गए पूरी तरह से, और जिसके पास पास है, जिसके पास टिकट है, वो बेचारा खड़ा होकर एसी ट्रेन में सफ़र कर रहा है, और बिना टिकट वाले और ऐसे फालतू लोग जो है आके भर गए। और इतना चिल्लम चिल्ली कि सर। और दूसरा इनका शिकायत सर बीजू आनंद का ये भी है कि ये लोग जो आते हैं ग्रुप में आते हैं, वो मारपीट भी करते हैं। अगर उनके ऊपर कुछ कमेंट कर दिए तो बुरी तरह से मारते पीटते हैं, इसलिए कोई उनको बोलता भी नहीं। और मेरे ख्याल से टीसी भी तो नहीं डरते इनसे, इसके लिए टीसी भी डब्बे में नहीं आते हैं। तो ये बहुत सीरियस मैटर है, बहुत गंभीर मामला है। इस पर रेलवे प्रशासन को अच्छी तरह ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि जो मुंबई से काफ़ी संख्या में लोग जो है अब मुंबई के बाहर चले गए हैं, क्योंकि उनको अच्छे बड़े घर होने लेने के लिए चक्कर में जो है सब बाहर चले गए। अब उनको जॉब के लिए मुंबई आना ही पड़ता है, और मुंबई आने के लिए जो अगर सहारा एक ही है रेलवे, और रेलवे की हालत इस तरह है, तो शिकायत तो होगा ही सर। ये बहुत बड़ी शिकायत है। खाली आपका ये बीजू आनंद जी आपका ही शिकायत नहीं है, ये पूरे मेरे ख्याल से मुंबई करके शिकायत है ये। तो हम रेल प्रशासन की तरफ विनती करते हैं कि इस पर ध्यान दें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है। मेरे को लगता है आप अभी लोगों की शिकायतों का दखल ले लेना जी। तो जितने पीआरओ हैं अलग अलग माध्यम के, बेस के पीआरओ, रेलवे पीआरओ, उनके सबके नाम और फोन नंबर बिल्कुल है हमारे पास, हम भेजते हैं। हम तो हर वीडियो उनको भेजते हैं, बिल्कुल हर वीडियो उनको भेजते हैं। और हमारे वीडियो जो है शासन प्रशासन सब जगह मॉनिटरिंग भी होती है, तो वो लोग भी अमल करेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे कि शिकायतें दूर हो। बिल्कुल। तब आप आते हैं सर अपने मुद्दे पर, लेकिन मुद्दे पर आने से पहले मेरा भी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे मेंबर बन जाएंगे, और आप हमारे मेंबर बन गए तो एक तरह परिवार सदस्य बन जाएंगे मुद्दा भारत के, और आपकी जो भी समस्या रहेगी वो हमारी समस्या रहेगी, उसको हम सॉर्ट आउट भी करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और रोज की जो हमारा गॉप एक्सपोर्ट है, रोज हमारा जो राजनीतिक जो विश्लेषण है आप तक जो है तुरंत पहुंचने में जो है कोई देरी नहीं लगेगी। सत्य साहब है ही, रोज कुछ ना कुछ जो है पॉलिटिकल अंदर की बातें खींच खिलाते ही है, और गॉप एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो सर आज का जो हमारा मामला है महाराष्ट्र की राजनीति से ही है, जिसमें नवाब मलिक का मामला जो है लगातार सुर्खियों बना हुई है, लगातार सुर्खियों में है। तो क्या मानते हैं सर, ये जो नवाब मलिक का मामला है, अभी ये सुप्रिया सुले जी कहा कि इस देवेंद्र फडणवीस जी को लेटर लिखने के बजाय जो है फ़ोन पे भी बात करके सॉर्ट आउट कर सकते थे, कम से कम पब्लिक में तो ये मैसेज नहीं जाता। लेकिन आज जो है उन्होंने लेटर बम फोड़ के जो है क्या हासिल करने की कोशिश की। तो क्या लगता है सर, इसके पीछे क्या राजनीति है, जो एक तरह से अधिवेशन में जो है लेटर लिख के और जो है इस पर मांग की कि भाई आप हमारे साथ में नहीं बैठ सकते। एक तरह से अजीत पवार को क्या कट्टू साइड करने की कोशिश की गई है, या कुछ और इसके पीछे की राजनीति है सर, क्या कहेंगे आप? तो कैसे है ना कि जब पहली बार फडणवीस साहब ने ये लेटर की वाच्यता की जी, तो ऐसा है कि वो लेटर लिखने से पहले उनकी अजीत दादा से बात हुई होगी,
100% मैं बताता हूँ उनको। उन्होंने बताया भी होगा कि भाई मैंने नवाब मलिक के ऊपर इतना जोर से हमला किया, उनको हमारी सरकार ने अंदर डाला, देशद्रोह का आरोप लगाया, और अभी हमारे ऊपर इतनी बदनामी हो रही है कि कल आप देशद्रोही बोल रहे थे, उनके साथ बैठ रहे। हाँ। तो एक काम करते हैं, हमारा भी एक थोड़ा सा बचाव होना चाहिए इसमें, हमारी भी इज्जत रहे, तो हम एक लेटर आपको दे देते हैं, क्योंकि मैंने आपको कितना भी बोला, 1 घंटा बोला कि ये गलत है, ये है, तो पब्लिक में मैसेज जाना चाहिए, पब्लिक को समझना चाहिए कि हमने विरोध किया। बिल्कुल, ये जरूरी नहीं हमने विरोध किया, हम ये भी जानते हैं, आपकी परिस्थिति जानते हैं कि आज की तारीख में एक एक आमदार आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका इसमें मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, चुनाव आयोग में चल रहा है, नार्वेकर साहब के सामने चल रहा है, तो वहाँ पे आपको दिखाना है कि इतने लोग हमारे साथ हैं। दूसरी बात यह है कि अगर असली राष्ट्रवादी आपकी ही है, तो वो असली राष्ट्रवादी के असली आमदार है जी, तो उनका स्वाभाविक है आपके साथ बैठना। ये डुप्लीकेट है, ऐसा आप बोलते हैं ना शरद पवार जी, तो हमको समझता है, मगर हमारी भी मजबूरी है कि हम इतना उनके ऊपर आरोप करने के बाद, उनको देशद्रोह का आरोप करने के बाद हमारे महायुति में वो बैठे, ये हमारे लिए ठीक नहीं है पॉलिटिकली। कल इलेक्शन में इसका जवाब देना पड़ेगा हमको, तो हम एक लेटर दे देते हैं आपको, लेटर ले लीजिए और रख दीजिए। लेटर का ड्राफ्ट ये है, पहले दिखाया भी होगा उनको। और एकनाथ सिंह शिंदे को भी फडणवीस ने बोला होगा कि हमने बहुत तीव्र भूमिका ली है, अब हमको उनके साथ ही लेना है। बाकी लोगों का भ्रष्टाचार का मामला है, इनका देशद्रोह का मामला है, इसमें फर्क है। तो एक लेटर भेज देते हैं। तो शिंदे साहब ने बोला होगा कि ठीक है, मैं भी स्टेटमेंट दे देता हूँ कि ये उनका महायुति में आना हमको स्वीकार्य नहीं है, वो निर्दोष छूटे तो हम लोग उनका ये करेंगे। तो शिंदे साहब की भी अनुमति थी, पहले मुझे डाउट था कि है कि नहीं, वो है थी। अभी फडणवीस साहब बिना शिंदे साहब और अजित दादा की भी अनुमति के बिना ये नहीं करेंगे। तो अजित दादा ने भी बोला की हाँ पत्र मिळालंय, आता मी काय सांगणार त्यांनी कुठे बसावं, त्यांना जिथे हवं तिथे बसतील, जहाँ उनको चाहिए वहाँ बैठ सकते हो। अबे हमारे यहाँ बैठे वहाँ बैठे, नहीं तो हमारे जो नार्वेकर साहब है वो अगर निर्णय देते तो क्या देंगे, वो उनको पूछेंगे कि आप कहाँ हैं, वो बोलेंगे राष्ट्रवादी में। हाँ। वो बोलेंगे राष्ट्रवादी इधर है, बिल्कुल, तो बैठो उधर, तो बैठ गए। अभी कुछ लोगों ने बोला कि नवाब मलिक जी को जाना ही नहीं चाहिए था अंदर, ये मामला उठता ही नहीं था। तो उनका भी ऐसा है कि उन्होंने ऐसी भूमिका ली है कि अभी मैं मेडिकल ग्राउंड पे हूँ, मगर मुझे परमानेंट भी ये चाहिए, क्योंकि मुझे लोगों के काम करने हैं। तो लोगों के काम मैं आमदार करके करता हूँ, तो विधानसभा में जाके कुछ मुद्दे उठाना मेरा फर्ज बनता है जी। तो मुझे वहाँ भी जाना है, करके मैं आया हूँ, और मैं जिस पार्टी में हूँ वो पार्टी वाले जहाँ बैठते हैं वहाँ मैं जाके बैठा हूँ। फिर भी मैं, उन्होंने क्या हुआ, ये दबाव में अजित दादा ने उनको बोला होगा कि तुम ये बोलो कि मैं पवार साहब के साथ भी नहीं हूँ, ये पवार साहब के साथ नहीं, मैं तटस्थ हूँ, अभी सोच रहा हूँ कहाँ जाना है मुझे, बैठो आप इधर, बट राष्ट्रवादी में हूँ। हाँ राष्ट्रवादी हूँ बोलो। तो कल उन्होंने बोल दिया मैं ना इधर हूँ ना इधर हूँ, मैं तटस्थ हूँ, मगर मुझे बैठने के लिए जगह तो चाहिए, और मैं राष्ट्रवादी का हूँ, तो राष्ट्रवादी की जगह किधर, तो ये है, वहाँ बैठ गया। पवार साहब के जो है वो राष्ट्रवादी है कि नहीं, इसका निर्णय होना है अभी, इनका तो दावा है, इसके लिए हो गया। तो सर ये मामला असल में ऐसा है कि ठंडा हो सकता था एक दिन में जी, मगर अपोजिशन वाले मलिक के सपोर्ट में आ गए। संजय राउत ने बोला कि फिर प्रफुल्ल पटेल का क्यों नहीं। सर अभी मैंने उस मामले की थोड़ी मालूमात कर ली, कल नहीं थी, मुझे इतना ही मालूम था कि इकबाल मिर्ची के मामले में प्रफुल्ल पटेल का नाम आया था जी। मैंने थोड़ी जानकारी ली। उनका क्या है ना कि उधर वरी में एक जमीन थी, वो जमीन पे इकबाल मिर्ची के भाई दो भाई हैं उनके जी, भाई या बहन है, ऐसा दोनों हैं, तो उनकी एक ज़मीन थी और वो प्लॉट डेवलपमेंट के लिए उनको बेचना था। तो उन्होंने बाकायदा लोगों को बोल के रखा था कि मैं ये प्लॉट बेचना है। तो उनमें से कोई दलाल ने अलग अलग लोगों से अप्रोच किया, उसमें से एक ने प्रफुल्ल पटेल जी को अप्रोच किया, बोले ये ऐसी ऐसी जगह है, वो इकबाल मिर्ची के भाई और बहन की है। उनका ऐसा कोई इकबाल मिर्ची के किसी इसमें उनके ऊपर कोई भी एक आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, वो जो भाई और बहन है उनके ऊपर नहीं। ये इसकी दाऊद की जो बहन है उसके ऊपर कम से कम है। वो तो पूरा गैंग यही चलाती थी ना। हाँ, उसके पीछे, तो इनके ऊपर कोई मामला नहीं है। तो प्रफुल्ल पटेल बिल्डर भी है, लोगों को कहाँ मालूम है वो कहाँ है उनकी पार्टनरशिप कहाँ का है। अभी लोगों को तो ये
पता नहीं था कि पवार साहब और गडकरी साहब पार्टनर है बिजनेस में, इंफ्रा में भी है। हाँ, तो मालूम नहीं रहता है ना कौन किसका पार्टनर है। तो उन्होंने बोला सब बाकायदा जमीन कायदेशीर है, ये दोनों के ऊपर कोई आरोप नहीं है, इकबाल मिर्ची के भाई और बहन के ऊपर कोई आरोप नहीं है। तो उन्होंने वो जमीन बाकायदा खरीद ली। अब क्या होता है कभी कभी कि जमीन खरीदते समय वो बोलते हैं कि हमको वहां पे 2 फ्लैट दे दो, जमीन का भाव जो है, कीमत जो है, उसमें से हमको फ्लैट दो क्योंकि हमको रहना है वहाँ पे। अभी हम रहते थे तो पुराना बिल्डिंग गिरा दिया गया, नया 12 माले का या 8 माले का ऐसा कुछ बिल्डिंग बनाया, प्रफुल्ल पटेल ने बनाया, ऑफिशियली बनाया, अपने कंपनी से बनाया। और उसमें उनका जो एग्रीमेंट हुआ था कोर्ट में इसमें, उसके मुताबिक 2 फ्लैट जो है वो इकबाल मिर्ची के भाई और बहन को दे दिए, जिनके ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं था। मगर कोर्ट में मामला जब प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ लिया तो वो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने इकबाल मिर्ची के भाई और बहन के साथ ये करने के कारण वो जब्त भी कर लिए, इमारत ईडी वालों ने जब्त कर लिए। हाँ, जब्त कर लिए वो, और वहां से उनको खाली भी करना पड़ा प्रफुल्ल पटेल को। महाआघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में थी पर वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि सेंट्रल से निर्णय आया, ईडी ने और इन्होंने निर्णय दिया। तो वो 2 जो भाई बहन थे उनको भी निकाला इकबाल मिर्ची के, और इनकी भी 8 फ्लैट खाली कर दे, 8 माले खाली कर दे। तो ये भी वहां से निकल गए, उन्होंने भी अपने भाई वगैरह को दिया था, वो सब खाली हो गए, बिल्डिंग खाली है और ईडी के ताबे में है अभी। तो प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि ये जब मामला निकला कि मैं इकबाल मिर्ची के साथ ये गया, तो मैं अभी क्या बोलूँ, खुद शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जैसे अनिल देशमुख ने दी थी, वैसे शरद पवार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और बोले कि ये मामला जो है इसमें इकबाल मिर्ची के भाई और बहन की इधर भी एक एफआईआर भी नहीं है, एनसी नहीं है उनके खिलाफ। तो ऐसे एनसी नहीं है जिसके खिलाफ, वो खाली किसी का भाई है करके उसका जमीन अगर वो बाकायदा पैसा देके चेक से व्यवहार कर रहा है तो नहीं लेना, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो इन्होंने जिससे जमीन ली वो इकबाल मिर्ची नहीं है, और वो जो अंडरवर्ल्ड का सब उसका ये है उसमें भी वो कोई नहीं है, और एनसी ने उसके ऊपर उसके पास से लेना भी अभी उसका भाई है करके ऐसा नहीं, उन्होंने बनाया। अभी ईडी ने तो कार्रवाई की तो शासनात्मक की, दुशासनात्मक की, तो उनका भी सब जब्त भी किया है। तो शरद पवार ने उनकी साइड लेके बोला था, इसीलिए कल सुप्रिया सुले ने प्रफुल्ल पटेल का नाम लेने पे बोली है, वो बोली है कि आप बोलते कि पटेल और इनका मामला एक ही है, बोले दोनों में फर्क है, और वो पवार साहब ने एक्सप्लेन किया है। तो अभी ऐसा है कि संजय भी मान्य करेगा कि क्या है ये उसने कि भाई ये दोनों का मामला थोड़ा सा अलग है। उसने बोलते समय बोला कि पटेल का क्या, पर उसको भी मालूम है कि ये मामला अलग है, ये मामला। अभी ऐसा है कि सरकार का क्या है ना कि सरकार को ये करना, लेकिन सर मेरे को समझ नहीं आता है कि सरकार को करना ही चाहिए था। मेरे को ये समझ नहीं आता सर कि ये जो मामला इस तरह उठाते हैं ये लोग, राजनीति इशू बनाते हैं, लेकिन सर ये देशद्रोही जो दाऊद है जैसे बाकी लोग हैं, इनकी जो प्रॉपर्टियां यहाँ पर जो नीलाम होती है, तो कोई एक आम आदमी ही खरीदता होगा, जो खरीदेगा वो देशद्रोही हो जाएगा क्या? नहीं, वो बात और अलग है जी, सरकार ही बेचती है ना जी, नीलाम कौन करता है? ऑप्शन सरकार करती है, मगर किताबें मिलेगी। सर अभी प्रॉब्लम क्या है, वो मालमत्ता लेने के लिए कोई आता भी नहीं है। उधर अलीबाग में उसकी एक प्रॉपर्टी थी दाऊद की, वो एक हिंदुत्ववादी ने सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई दाऊद का प्रॉपर्टी मैंने लिया, उसने पैसा डाल के कुछ करोड़ डाल के वो प्रॉपर्टी लिया, उधर कुछ बनाया नहीं उसने खाली एक भगवा झंडा लगा दिया, मतलब उसने उसको धर्मनीति का स्वरूप दिया। अभी वो देशद्रोही नहीं, वो देशप्रेमी कहला गया। क्यों दाऊद का ये कहा, तो उसका मेन प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से लिया उसने, वो दाऊद की प्रॉपर्टी करके नहीं ली। ईडी ने जब्त की हुई प्रॉपर्टी का नीलाम हुआ वो लिया, दाऊद की थी करके लिया, जानबूझ कर लिया, क्योंकि वो दाऊद के इसके ऊपर भगवा झंडा लगाना चाहता था, उसके लिए उसने 5-10 करोड़ ज्यादा ही खर्चा किए थे, वो बात अलग है। पर यहाँ पे सर कैसा है ना कि नहीं, यहाँ पर भी की मजबूरी थी, यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए कि अगर हमको पता है कि ये प्रॉपर्टी किसी देशद्रोही का है तो उसको स्टे लगाना चाहिए, कोई खरीद ना सके, ताकि उसको कुछ लॉकिंग कर देना, क्योंकि देखो रजिस्ट्रेशन सर गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर ही होता है रजिस्ट्रेशन, तो उनको पता ही होगा ना कि इकबाल मिर्ची वाले का है ये, तो ये दाऊद का है, तो इसको आप खरीद नहीं सकते, इसको ये नहीं, वहाँ तो इकबाल मिर्ची का है नहीं जी, यहाँ पे दाऊद की बहन का है जी, यहाँ पे उसका पैसा दिया है, उसको बाकायदा एग्रीमेंट किया है, तो थोड़ा सा संबंध पटेल से ये केस थोड़ा अलग हो जाता है, और पवार साहब ने समर्थन किया है इसका। अब वो कुछ भी बोले तो सर मुझे लगता है आगे कुछ नहीं होगा इसमें जी। उनका जमानत कैंसिल करने का सरकार ने भी अभी ये कर दिया है कि वो आए ही नहीं, सरकार गई कोर्ट में अभी ईडी
कि मतलब वापस जेल में डालो। हाँ, इनका मेडिकल होता तो ये खुशहाल आते हैं, इसमें अधिवेशन में पहुंचते हैं, बैठते हैं, यानी फिट तो है। ये कहाँ ये हो रहे हैं, यानी पूरी तरह से फिट है। हाँ फिट है, उनको अंदर डालो। तो क्या वो मेडिकल कैंसिल करो? तो मेडिकल झूठा था वो? नहीं सर, जब झूठा नहीं था तब भी कैसे कैंसिल होगा? एक याद रखो जी। जिसके दोनों किडनी फेल हैं, अच्छा, जो डायलिसिस कर रहा है, डायलिसिस के ऊपर जी रहा है, डायलिसिस मतलब सर हफ्ते में 2 दिन जाना पड़ता है हॉस्पिटल? नहीं वो बात अलग है, पर डायलिसिस से दोनों किडनी फेल है। ऐसे मेरे कई मित्र हैं जो आपको ऑफिस में आते हुए देखेंगे, आप काम करते हुए देखेंगे, उनमें से तो एक मेरे रिश्ते में है, वो तो गाड़ी चलाते हुए भी आप देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी किडनियां काम करेंगी, दोनों किडनी फेल है उसका संबंध नहीं है। ये क्या है ना, उसने क्या है, उसका किडनी फेल है दोनों, डायलिसिस पे आता है। अभी क्या है ना, 4 दिन आपका अधिवेशन अटेंड करेगा तो वो सर एक बार डायलिसिस हो गया ना तो आदमी चुस्त हो जाता है। जी सर ब्लड कैंसर होने के बाद भी विश्वनाथ प्रताप सिंह 4 साल जिए थे और बहुत अच्छी तरह से उनकी जिंदगी। सर जयप्रकाश नारायण का डायलिसिस होता था। मनोहर पर्रिकर मालूम है, मुख्यमंत्री गोवा में, वो नली लगा के अधिवेशन में आते थे। यस, मुख्यमंत्री थे ना। हाँ, वो कोई गुनाह होता तो कोई बोलता था इनको जमानत कैंसिल करके अंदर डालो, पर वो बीमार थे ना। जी। वो तो उनको भी कैंसर ही हुआ। हाँ, कैंसर था। तो इसका जमानत रद्द होगा क्या, इस सवाल पर मैं आपको अभी बता देता हूँ, जमानत नहीं रद्द होगा इनका। ईडी वाले जाए, बीडी वाले जाए, काड़ी वाले जाए, सरकार क्या दिखाना चाहती है ना, सरकार अभी खुद को बचाना चाहती है। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शन है सर सामने, लोकसभा इलेक्शन है। वो बोलेंगे हम कैंसिल करने की कोशिश गए, कोर्ट में गए, कोर्ट बोलेगा कि जिस मेडिकल आधार पर आपने इनको जामीन देने की ये की थी हमने सिफारिश, इन्होंने नहीं की थी, उन्होंने तो विरोधी किया था, तो इनके वकील ने किया था ना सर। हाँ, विरोधी किया था ईडी बीडी ने जी। तो वो कारण अभी है कि नहीं, तो है किडनी फेल है। सर उसके तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसको इतना हेवी डायबिटीज है, उसको इतना ब्लड प्रेशर है, वो उसका भरोसा नहीं है कुछ। चला अंदर डाले और गया, ऐसा भी हो सकता है, इतना सीरियस मैटर है। तो फिर अभी सर ये ना एक 2-4 दिन में नया इशू निकलेगा, अभी कोई भी नया सामने आएगा तो मामला खत्म, भूल जाएंगे। अभी आदित्य का मामला एक तरफ से उठ रहा है, वो भी इसको दबा देगा बिल्कुल। इसका जो केस चल रहा है, आदित्य ठाकरे की मुश्किल तो बढ़ने वाली है, इतना पक्का है। हाँ, जांच में क्या निकलता है क्या नहीं वो तो अलग बात है, क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि जो इतने दिन के बाद क्या सबूत मिलता है कोर्ट को। सबूत सबसे बड़ी बात है, लेकिन सबूत ही सब नष्ट कर दिए गए हैं। हाँ, लेकिन सबूत जिसने नष्ट किया है उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सर, मगर सबूत नष्ट किया इसका भी पुरावा नहीं है, तो निकालेंगे ना। अभी SIT वाले ऐसे कैसे पुरावा है ही नहीं, अगर मैंने ये फोड़ा ही नहीं है, ये यहाँ पे सुरक्षित है, तो आप बोलेंगे ये फोड़ दिया, अरे टुकड़े तो दिखाओ। वही ना, अभी SIT है ही नहीं ना भाई, फोड़ा ही नहीं है, मैंने SIT की जांच का विषय है, मारा ही नहीं है, तो मारने के पुरावे मिलेंगे कहाँ से? आप बोलते हैं कि हाँ मारा है, ये हमारा निष्कर्ष है, अभी उसके लिए पुरावा तुम निकालो, ऐसे कैसे होगा? वो जांच का विषय है, वो तो हम क्या है, क्या सही क्या गलत, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते ना कि कुछ किया नहीं, कैसे हम तो पुरावा की इतने साल में क्यों नहीं मिला? अगर हमने कुछ किया नहीं तो नाम क्यों आया? नहीं, नाम क्यों आया? सर मैं आपका नाम बलात्कार के केस में कल डाल के दिखा। सर आपके सामने जितेंद्र आव्हाड ने वो लेडी को बड़े इससे आदर और सत्कार से ऐसा बोला, ताई, बलात्कार या विनय भंग करने वाला ताई बोलता है क्या? ताई मध्ये कुठे जाते, बाजूला होना, धक्के होते ना। उसने क्या काळजी दिखाया ना, क्या दिखाया कि भाई धक्का मुक्का नहीं लगे, औरत है, जरा साइड में हो जाओ। सर उसके ऊपर विनय भंग का आरोप हुआ कि नहीं? आपके सामने हुआ जी। आपने वो गाड़ी देखी, लेकिन सर मेरा सवाल देखा उसमें, जितेंद्र ने जो किया सर टीवी पे 1000 बार दिखाया, उसके बावजूद उसके ऊपर भला इसका खटला कर दिया ना विनय भंग का। करने वाले कुछ भी कर सकते हैं सर, एग्री करता हूँ सर। ये जो पर्टिकुलर जमात है, उनके दारू और इसकी भट्टियां होते हैं, वहां पे जब पुलिस रेड करने जाती है तो कपड़े फाड़ने में उनकी औरतें पहले रहती है, तो पुलिस के ऊपर ये होते हैं, एट्रोसिटी के साथ साथ ये भी होता है। जी तो बिल्कुल बनाने के लिए कोई भी किसी के ऊपर बना। सवाल ये उठता है कि अभी जितेंद्र ठाकरे को ही लपेटा क्यों गया? जितेंद्र की बात निकली तो आज सुबह मेरी जितेंद्र से बात हुई, मैंने उसको बोला कि तुम्हारे को इसने अजीत दादा ने ढेरपोटिया बोला। क्या बोला? लंबोदर। हाँ, हिंदी में लंबोदर कहते हैं। लंबोदर जी। हाँ,
तो मैंने बोला तुमने उसको अच्छा जवाब दिया। तुमने बोला कि अगर मेरी ढेरी दिख रही है, अब देखो, आप आईने में देखो, तो उनका भी उतना ही है अजीत दादा का। वो इसको ढेर पोटा कैसे बोले, मेरे को समझ में नहीं आता है। और वो तुम्हारा औरंगाबाद का जो मंत्री है जो ऐसा हमेशा चलता है, कितने पेटू है जी, कितने पेटू है। नेता तो सभी पेटू होते हैं क्योंकि सब माल भरा रहता है अंदर ही। नहीं वो नहीं बोलता हूँ सर, सबका माल सर, ऐसा पेट बड़ा होने का माल से मैंने सर। अब नेताओं का कार्टून अगर फोटो देखेंगे तो उसमें रहते ही खाली पेट ही दिखाते हैं। नगर सेवक का भी ऐसा ही दिखाते हैं, नगर सेवक का भी ऐसा दिखाते हैं। नहीं तो जितने मुझसे वही बात कर रहा था सुबह, बोले मेरे को एक तो वो बोला कि जितने भी आमदार बिंदार है उसमें इतना एक्सरसाइज करना, इतना ये करना, मैं जितना करता हूँ बॉडी फिटिंग का, वो बोला तुम्हें करता नहीं है। मैं कितना एक्सरसाइज करता हूँ, कितना ये करता हूँ, संभालता हूँ खुद को। तो बोले मेरे को ऐसा बोलना गलत है। मैं बोला तुमने भी उसको अच्छा उत्तर दिया है जवाब। तो ये सर आरोप विरोप का छोड़ो, ये आदित्य की बात आप नहीं करेंगे, इसका भी है ना। जी सर मुझे आश्चर्य नहीं होगा, सब तो ठीक ठाक होने के बाद ये अगर दोषमुक्त भी हुए ना तो कोई बड़ी बात नहीं है सर। इनको भाजपा में नहीं लेंगे, इतना ही है। ये तो है पक्का। अगर अजीत दादा के इसमें रह सकते हैं ना वो एनडीए में। हाँ अजीत दादा के साथ मतलब इनके साथ महायुति के साथ अजीत दादा एनडीए के हिस्सा है ना इस समय सर। फिर और उनको अधिकार नहीं है, वो कहाँ जाए, आपका अधिकार। और दूसरी बात अजीत दादा के सामने भी बड़ी समस्या ये है कि हमारे विधायकों की संख्या बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। वो भी तो सामने है, वो है। और क्यों कम करेंगे? एक हसन मुशर्रफ है, उसके साथ साथ और भी। और ये कैसा है ना कि मुझे कौन बोला था, कोई मुसलमान मंत्री थे, उनको मैं बोला कि आप मुस्लिम समाज में थोड़ा आपकी ये क्यों नहीं बढ़ाते। तो बोले उसमें प्रॉब्लम है कि महाराष्ट्र में क्या कुछ शिया ज़्यादा है या सुन्नी ज़्यादा है, ऐसा कुछ है। और मैं वो जो ज़्यादा है उस इसका नहीं हूँ मैं, अगर वो शिया ज़्यादा है तो सुन्नी वाला हूँ मैं, सुन्नी ज़्यादा है तो शिया वाला है। तो बोले वो मुझे मानते नहीं। अच्छा। तो इसमें भी ऐसा कुछ होगा कि नवाब मलिक को मानने वाले मुसलमान मुंबई में ज़्यादा होंगे। और सर कल अगर सर ये सिचुएशन ना थोड़ी कैसे है ना, उलट पलट के देखते हैं। अगर ऐसा होता कि महायुति को 144 सीटें होती, इलेक्शन हो चुका है जी, नवाब मलिक अजीत दादा के गुट से चुनाव 24 का जीत गया है और 144 लोग हैं, मतलब एक सीट चाहिए और एक ही सीट चाहिए। तो सर ये नवाब मलिक को साथ में लेते हैं कि नहीं लेते फडणवीस और शिंदे? 100% लेते कि नहीं? तब तो बजट सरकार बनानी है सर, सर पे लेके मंत्रिमंडल में लेते उसको। अगर ऐसा मौका आता था कि एक ही सीट कम पड़ रही है और वो इसकी है, पार्टी ने तय किया है, मगर पार्टी बोल रही है अजीत दादा की कि भाई ये जो एक कम सीट पड़ रही है, हम सब आ रहे हैं, हमारे साथ मिलके 145 हो रहे हैं आपके जी। मगर आप बोल रहे कि इसको साथ में मत लो क्योंकि पीछे आपने इशू किया था। सर सत्ता के लिए कुछ भी नहीं, पीछे समय आपने इशू किया था क्योंकि 200 लोग थे आपके पास, अब एक चाहिए आपको और ये हमारे पास है। इसको आप अगर आमदार ही मानते नहीं है, हमारे साथ लेने को भी नहीं देते हैं और ये एक नहीं आता है तो आपके 145 नहीं होते, तो क्या करें? इसको मंत्री करना चाहिए। वो तो बोलता है मंत्री होना है तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। सर यही फडणवीस यही शिंदे बोलेंगे कि ठीक है केस चल रहा है, थोड़ा निकाला है, अपराधी थोड़ा है, वो आरोपी है। और एक लेटर फडणवीस साहब लिख लेंगे कि अभी प्राप्त परिस्थिति में ऐसा दिखता है कि उनका कोई गुनाह साबित नहीं हुआ है। वो देशद्रोही का आरोप तो कोई भी किसी राहुल गांधी पे करते हैं ना जी, टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, राहुल गांधी के ऊपर आरोप करते हैं। सर उसने सावरकर और इनके बारे में जो बोला वो भी राष्ट्रद्रोह का मामला उसके ऊपर दर्ज है। राष्ट्रद्रोह का आरोप तो कई पत्रकारों पे होता है जी जी इसके ऊपर भी किया। तो राष्ट्रद्रोह का फडणवीस का ही लेटर आएगा सर 2024 में, अगर ऐसे नहीं आएगी, पर अगर स्थिति आई कि वो अगर मगर वाली स्थिति आ गई तो सर उनका लेटर फडणवीस साहब का इनको होगा, अजीत दादा को, कि आपके सम्माननीय सदस्य इनको नवाब मलिक जी को मंत्रिमंडल में बाकायदा लाइए और अगर उनकी इच्छा है तो उनको गृह मंत्री पद भी देने के लिए हम तैयार है। होगा कि नहीं, एक हाइपोथेटिकल बड़ा क्वेश्चन है, मगर ये होगा। आज तुमको 200 है तुम्हारे पास, जरूरत नहीं है करके मस्ती कर रहे हैं हम लोग कि नहीं चाहिए हमको, हमारे साथ मत बैठो। तो सबको निकालो ना, जिनके ऊपर आरोप है। भाई देशद्रोह का आरोप भी बड़ा आरोप नहीं है, भ्रष्टाचार का आरोप भी उतना बड़ा है, विकल एक के साथ बलात्कार का आरोप है। 300 करोड़ एक आदमी कांग्रेस के मिले, तो आप तो बोल रहे हैं ना उसके बारे में कुछ 226 करोड़
हाँ, तो आपके पास जो बैठे खासदार आमदार जो शिंदे सेना में है, इनके यहाँ है, वो है, उनके ऊपर तो 1500 करोड़ के आरोप है ही। वो 300 करोड़ वालों को पकड़ के आप पीट रहे हैं ना, तो इनको भी पीटो ना। बिल्कुल। फिर क्या बोले सर, ये ना वॉशिंग मशीन का है ना, कभी क्या बोलते हैं, कुकिंग अपना ये करते, कुकर कर देते हैं कभी कुकर का वॉशिंग मशीन कर देते हैं। नहीं ठीक है, नवाब मलिक जो है ना, मेरे ख्याल से ऐसा मेरा अंदाजा है कि अभी 2-3 दिन आके उन्होंने अपना एस्टेब्लिश कर लिया है। सोमवार से वो बोलेंगे अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है मेरी, मैं ये कहता हूँ उनको कोर्ट के लिए भी अपनी तबीयत खराब है ये दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इतना चिल्लम चिल्ली हो रहा है। शायद कोर्ट बोलेगा अरे एक बार फिर से इनको चेक करो, सही भी किडनी खराब है। सर कैसा है ना कि देखो, आदमी ठीक होना, अभी मैं ठीक हूँ कि नहीं इसके बारे में आप क्या बोलेंगे, मैं ठीक हूँ, अभी बैठा हूँ आपके सामने, मगर सर मेरा ब्लड रिपोर्ट जो है कल का, उसमें ट्राइग्लिसरीन मेरे जो है वो 350 आए हैं, कोलेस्ट्रॉल जो है वो 350 आया है। अब मैं बैठा हूँ इधर, मेरा बीपी परसों रात को 180 तक गया था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था रात के लिए। रात भर आपको तो मालूम है, जरा सा कुछ होता है तो हॉस्पिटल में जाता हूँ मैं, अब 4 घंटे भी एडमिट होकर वापस आ जाते हैं। हाँ नहीं, और जैसे ठीक होता है वापस आता है। तो अब इसके लिए मैं कल अगर लोगों को बोलूँगा कि भाई मेरी कल तबीयत ठीक नहीं थी, लोग बोलेंगे अरे अभी तो तू चिकना छुपड़ा दिख के दे ठंड बातें कर रहा है, तू क्या बीमार है। अरे बाबा, मेरे ट्राइग्लिसराइड थोड़े कोई ऐसा निकाल के तेरे को दिखाऊं, मेरा कोलेस्ट्रॉल निकाल के दिखाऊं, मेरा किडनी फेल है तो वो निकल के किडनी ये देख फेल ऐसा दिखाऊं। भाई अंदर से सर कई आपको लोग दिखते हैं ना बाहर से, और अंदर से खोखले होते हैं, पता नहीं चलता है। आज के मंत्रिमंडल में एक बड़ा गौप्यस्फोट करता हूँ, मुझे मालूम है ऐसा, आज के मंत्रिमंडल में जो मंत्री है ना, उनमें से 70% लोगों को डायबिटीज है ना। मैं बोलता हूँ, मैं नाम ले सकता हूँ, मुझे मालूम है, बड़े एज के बाद ही जाते हैं सब मंत्रिमंडल में। और एज नहीं, यंग लोगों को सर आज 30, मेरे को 30 की उम्र में डायबिटीज हुआ, 35 की उम्र में ब्लड प्रेशर हुआ, अभी भी हो रहा है, 20-25 की उम्र में डायबिटीज हो जाता है, सर मर रहे लोग। हो रहे हैं। तो मंत्रिमंडल में भी सर, मंत्रिमंडल में 2 मंत्री तो अब तक के हमारे एड्स से मर गए पूछो मत नाम मगर लोगों को मालूम है कौन 2 मर गए वो एड्स से। सर वो छोड़ो, बाहर का दिखना और अंदर का दिखना अलग है। वो आता है बैठता है करके, अरे वो तो ठीक हो गया, वो क्या आ गया, ऐसा नहीं हो। उसके अंदर से क्या बीमारी है वो डॉक्टर जानता है, बिल्कुल उसने सर्टिफिकेट दिया है, वो सर्टिफिकेट कोर्ट भी ऐसी मनमानी नहीं कर सकता है। 15 दिन पहले जो सर्टिफिकेट उन्होंने मान्य किया, वो 15 दिन में उनको 1 महीने का जब जामीन दिया तो सोच विचार करके ही दिया ना कि भाई 1 महीने तक ये सुधर जाएंगे, बिल्कुल फिर अंदर जाएंगे। सर सुधरने की प्रोसेस होती है क्या एक रात में, मतलब 30वें दिन जेल में अंदर जाना है तो 29वें दिन में ठीक होता है आदमी। सर धीरे धीरे ठीक होता जाता है ना, जाएंगे वो, अगर कोर्ट ने भेजा तो वो भी तैयार है, अभी अंदर है। भुजबल थे ना सर 3.5 साल बाहर आए, अनिल देशमुख 17 महीना, फिर संजय राउत 4 महीना, तो संजय राउत भी अंदर गया, अंदर रहा, बाहर आया, तो अबे उसको कोई बोलेगा कि तुम तो अभी जामीन पे हो, छुट्टे नहीं हो, इतनी बकबक क्यों करते हो, चलेगा क्या? नहीं तो कल अगर कोई बोलेगा कि इसको अंदर मत लो, कल ठाकरे गुटी इनके साथ आ गया तो बोलेंगे संजय को साथ में मत रखो, क्योंकि उसके ऊपर ईडी का कार्रवाई है, पत्राचार में इसने ये किया है वो किया है। खुद संजय का क्या प्रॉब्लम हो जाएगा फिर जी, वो तो बोलेगा मैं जामीन पे हूं, तो ये जामीन पे ही है। तो सर हेल्थ इश्यू के ऊपर कितने लोग बाहर है ना, तो जैसे ये मामला मेरे ख्याल से किसी मिनिस्टर पर कार्रवाई होती है, वो जिस छाती में दुख हो जाता है आ जाता है हॉस्पिटल में, कोर्ट के जेल के बजाय चला जाता है हॉस्पिटल में। सर ये तो सब तो होता ही है। अरे ड्रग का माफिया कोर्ट में 18 महीने रहता है, तुम्हारे डॉक्टरों ने इससे संबंध मत कर देखा, अभी कुछ के बारे में कुछ सोचते नहीं आप, और पहले की बात इसको बोल रहे कि अंदर डालो, भाई उसको डालने था तब नहीं डाला, महागाड़ी की भी सरकार थी ना उस समय जी, तो कहाँ डाला, और इनकी भी थी, उन्होंने कहाँ डाला। वो तो सर वो कैसा है ना, वो ड्रग का ढेर एक पकड़ा गया ससुर के दरवाजे में जी करके, ललित पाटिल का, भूषण पाटिल का सब मामला निकला, नहीं तो निकलता नहीं था, ये चलता रहता ना, ये सब खेल है। एक ऑफिसर निकला कि उसने बोला कि ये यहाँ मिला है क्योंकि वो देने के लिए, सब पैसे का खेल है सर, राजनीति में सब पूरा पैसे का। ठीक है, उन लोगों को आप ये करते हैं, ये लोक प्रतिनिधि है, ठीक है सर, ये आएगा ही अभी मेरे ख्याल से थोड़े दिन में, अगर आ गया ना तो उसकी हिम्मत है,
मगर मेरे को लगता है कि वो अजीत दादा उनको बोले कि घर बैठ के टीवी पे देखो ना, सब लाइव ही आता है। और देखना क्या है उसमें, दरवाजे पे खड़ा होके हम ठा ठू ठू ठा तर्रेंगे वाले, वो आधा घंटा चलता है, पहले उनका चलता था, अब इनका चलता है। सभागृह में भी जो चर्चा होती है, फिलहाल ये इश्यू बंद करके लोगों की जो समस्याएं है उसको उठाना चाहिए। ये सब अगर टाइम लोगों पास, को कहाँ अपनी समस्या में इंटरेस्ट है, उनको तो मारामारी में इंटरेस्ट है। टीवी तभी देखते हैं सर, टाइम वेस्ट करके, अगर टीवी तभी देखते हैं जब गड़बड़ होती है। विधानसभा के साथ टाइम वेस्ट करके खाली नवाब मलिक की बाहर जाओ करके अगर पूरा दिन टाइम पास कर दिए तो लोगों के मुद्दे नहीं, नवाब मलिक को विधानसभा से किसी ने हटाने की नहीं कोशिश की जी, वो जाके बैठे हैं उधर, मगर अभी वो भी थोड़ा संभाल लेंगे, क्योंकि अजीत दादा को भी परेशानी में डालना नहीं है उनको जी। तो घर रहेंगे, देखेंगे टीवी पे, 1 महीना हो जाएगा तो फिर अपील करेंगे बढ़ाने के लिए, फिर उस समय मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह जो होगा उनको मिलेगा तो नहीं जाएंगे, नहीं मिला तो रहेंगे। तो लालू बिलू कितने सालों से रहे हैं। जी जी, धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा यही था, नवाब मलिक के ऊपर जो एलिगेशन लगे हुए हैं, नवाब मलिक पे इस तरह से अधिवेशन में गए थे। तो आपको हमारा खत्ते साहब का चर्चा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। जब तक सिद्ध नहीं होता है तब तक वो आरोपी होता है, अपराधी नहीं होता। ये सबके लिए लागू, बिल्कुल, जब तक कोर्ट जो है डिसीजन नहीं देगा तब तक जो है हम किसी को अपराधी नहीं ठहरा सकते। हालांकि आरोप राहुल गांधी से लेके संजय राउत, जी जी, ये राजनीतिक आरोप है, सब चलते रहता है। तो आपको कैसा लगा, आप क्या मानते हैं इस मामले को, कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।